नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चंद्रशेखर वर्मा जी की कहानी गुरु दक्षिणा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए गुरु दक्षिणा। संध्या उत्तर प्रदेश के एक कम विकसित जिले जौनपुर के सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य थी। उसके पति अमरेंद्र का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उस समय उनका इकलौता बेटा रचित मात्र 12 साल का था। तब से संध्या का स्कूल ही उसका घर हो गया था। वो अधिक से अधिक समय स्कूल में ही बिताती थी। तमाम सरकारी स्कूलों की प्रधानाचार्य से इतर संध्या अपने स्कूल में पढ़ाती भी थी। अपने विषय रसायन शास्त्र में उसके टक्कर का कोई भी शिक्षक पूरे प्रदेश में नहीं था। उसके पास रोज ही अनेक फोन आते थे, जिसमें उसे प्रदेश भर के निजी से लेकर कॉन्वेंट स्कूलों तक के प्रधानाचार्य का पद दोगुने वेतन पर ऑफर होता था। लेकिन संध्या को पैसों का एकदम लालच नहीं था। वो अपनी तनख्वाह से कुछ भी नहीं बचाती थी। उल्टे अपना वेतन निर्धन छात्रों की पुस्तकों, स्टेशनरी इत्यादि पर खर्च कर देती थी। एकाध बार तो किसी छात्र के नाम कटने की नौबत आने पर संध्या ने उसकी फीस भी अपने पास से भर दी थी। संध्या के रिटायरमेंट में केवल 2 साल बचे थे और वो इस दौरान कोई नई चुनौती नहीं लेना चाहती थी। संध्या उस दिन आखिरी क्लास पढ़ाकर निकली ही थी कि उसका मोबाइल बजा। कैसी हो अम्मा? उधर से रचित की आवाज सुनाई पड़ी। बेटे की आवाज सुनकर संध्या प्रफुल्लित हो गई। आज रचित ने पूरे 3 महीने बाद फोन किया था। ठीक हूं बेटा, तुम बताओ, काम्या तो ठीक है ना? अब तो 7वां महीना शुरू हो गया होगा, ख्याल रखते हो ना उसका? संध्या ने पूछा। उसके इकलौते बेटे की बहू काम्या शादी के 7 साल बाद पहली बार गर्भवती हुई थी। रचित और काम्या मुंबई में रहते थे। रचित एक मल्टीनेशनल में सीनियर इंजीनियर था और काम्या मुंबई के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में वरिष्ठ संवाददाता। हाँ माँ, काम्या वैसे तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट की सलाह दी है, सो वो कल से छुट्टी लेगी। डॉक्टर ने कहा है तो तुरंत छुट्टी दिला दो उसको, संध्या ने कहा। उसे याद था कि रचित के जन्म के समय उसने तो 5वें महीने से ही स्कूल जाना कम कर दिया था। माँ, तुमसे एक बात कहनी थी, लेकिन रचित के स्वर में संकोच था या फिर वो कोई भूमिका बांध रहा था, यह तो संध्या नहीं समझ पाई, पर उसने वही जवाब दिया जो सामान्यतः एक माँ अपने बेटे को देती है। मुझसे कोई बात कहने में तुम्हें सोचने की क्या जरूरत पड़ गई बेटा? संध्या के स्वर से रचित थोड़ा आश्वस्त हो गया। अम्मा, तुम तो समझती ही हो कि मेरी नौकरी में कितना प्रेशर है। सुबह 8 बजे निकलता हूं और रात में लौटने का कोई टाइम नहीं है। अक्सर टूर पर भी जाना पड़ता है। संध्या रचित की माँ थी और साथ साथ अध्यापिका भी। उसको समझ आ रहा था कि रचित क्या कहना चाह रहा है। काम्या की डिलीवरी कब होनी है? ड्यू डेट तो 15 मार्च की है, रचित ने जवाब दिया। लेकिन चूंकि काम्या को बेड रेस्ट बोला गया है, तो क्या तुम कुछ दिन पहले आ सकती हो? मतलब हफ्ते भर में? बेटा, अभी तो जनवरी भी खत्म नहीं हुई, फिर फरवरी मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं। प्रधानाचार्य होने के नाते परीक्षा संपन्न होने तक तो मुझे रुकना ही होगा। अम्मा, काम्या की प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वरना मैं तुमसे नहीं कहता। यहाँ नवी मुंबई में तो मेड भी नहीं मिलती है। रचित की बात सुनकर संध्या थोड़ा विचलित हो गई। मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन तुम भी तो नौकरी करते हो ना। तुम जानते ही हो कि नौकरी में कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं। मैं इस स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ और बोर्ड की परीक्षाओं में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होती है, ये तुम स्वयं समझ सकते हो। संध्या के स्वर में असहाय होने का भाव था। एक काम करो, काम्या को क्यों नहीं भेज देते यहाँ? क्या अम्मा, अभी मैंने बताया ना कि काम्या की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं।
कुछ गड़बड़ हो गया तो आपके जौनपुर में कोई ढंग का हॉस्पिटल तो छोड़िए, डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। संध्या जानती थी रचित ठीक कह रहा है, तब भी उसको रचित का आपका जौनपुर कहना अच्छा नहीं लगा। जौनपुर में ही रहकर रचित ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की थी और वहीं से आईआईटी की परीक्षा की तैयारी करके वो अच्छी रैंक से पास भी हुआ था। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात समझो। अमरेंद्र के न रहने पर इसी नौकरी का सहारा था मुझे। तुम्हारी पढ़ाई से लेकर अमरेंद्र की बीमारी के दौरान लिए हुए सारे कर्ज मैं इसी नौकरी में मिलने वाली तनख्वाह से चुका पाई हूं। संध्या का अपने स्कूल के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव था, जो आज की पीढ़ी के लिए समझ पाना मुश्किल है। अम्मा, नौकरी की प्रतिबद्धताएं तभी तक होती हैं जब तक नौकरी हो। तुम्हें रिटायर होने में केवल 2 साल रह गए हैं। तुम प्री मेच्योर रिटायरमेंट भी तो ले सकती हो। तुम्हारे बेटे और बहू इतना कमाते हैं तो तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत। उसके बाद पेंशन भी तो आएगी ही, जो तुम्हारे अकेले के लिए काफी होगी। वैसे भी तुम कौन सा खर्चा अपने ऊपर करती हो, सब इधर उधर बांट देती हो। रचित की बात सुनकर संध्या सोच में पड़ गई। नौकरी छोड़ने का ख्याल उसके मन में भी कई बार आया था, पर वो ये सोचकर दिमाग झटक देती थी कि नौकरी छोड़ने के बाद वो करेगी क्या। नौकरी छोड़ने का निर्णय मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा रचित। देखो अम्मा, मेरे बचपन का आनंद तो तुम अपनी नौकरी के कारण नहीं ले पाई, लेकिन अब मेरे बच्चे के बचपन का आनंद लेने का मौका है तुम्हारे पास। बाकी ये निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हारी आवश्यकता किसको अधिक है, तुम्हारे बेटे को या तुम्हारी नौकरी को। यह कहते कहते रचित का गला रुंध गया था और उसने फोन काट दिया। संध्या ने अगले दिन ही अपना त्याग पत्र दे दिया। अपना सारा फर्नीचर बेच दीजिए अम्मा, यहाँ सिर्फ अपने कपड़ों की अटैची लेकर आ जाइए। मैंने और रचित ने आपके कमरे में सारी व्यवस्था कर रखी है। टीवी, एसी, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सब कुछ पहले ही ले रखा है। 2 साल बाद तो वैसे भी मैं और रचित आपको बुला ही लेते। संध्या के त्याग पत्र देने की खबर सुनकर काम्या बहुत खुश दिखाई दे रही थी। आपका जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा, संध्या के शिक्षा सचिव बोले। संध्या की कार्य कुशलता से पूरा शिक्षा विभाग अवगत था। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है सर, पर पूरा जीवन अपनी नौकरी को देने के बाद आज परिवार को मेरी जरूरत पड़ गई है, जिसको मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकती। ये आपका निर्णय है संध्या जी, और हम उसका सम्मान करते हैं। आपके पीएफ और पेंशन के कागज मैंने भिजवा दिए हैं। सरकारी व्यवस्था में थोड़ा समय लग सकता है। शिक्षा सचिव ने पूरे सम्मान के साथ संध्या को विदा दी। संध्या अब एक नए गंतव्य की ओर चलती थी। अमरेंद्र के निधन के बाद उसकी जिंदगी की ये सबसे बड़ी करवट थी। संध्या ने अपने घर का सब सामान अपने स्कूल में काम करने वाले स्टाफ को दे दिया, बिना एक पैसा लिए, और अपने कपड़े एक सूटकेस में लेकर वो वाराणसी से मुंबई की फ्लाइट में सवार हो गई। यात्रा कैसी रही अम्मा? संध्या को लेने रचित एयरपोर्ट पर आया था। एकदम बढ़िया, पर मुझसे दोबारा हवाई जहाज की यात्रा करने को मत बोलना। हवा में कितने झटके खाते हैं ये जहाज। वाराणसी की मुंबई की उड़ान में मौसम खराब होने की वजह से कई झटके लगे थे और इस कारण संध्या बेहद घबराई हुई थी। तुम्हें अब दोबारा यात्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आराम से घर में रहो। रचित का ये वाक्य संध्या को चुभ गया। उसे लगा कि वो किसी कारागार में प्रवेश करने वाली है। संध्या के आते ही पूरे घर का जिम्मा उसके सर पे आ गया। कार्यकुशल तो वो थी ही, साथ ही उसे गृहस्थी चलाना भी बखूबी आता था। उसको लगता था किचन में राशन भरपूर होना चाहिए, सो उसने खुद ही पास की किराना की दुकान का पता कर लिया और किचन में भरपूर राशन लाकर रख दिया। संध्या को अपने काम में किसी का हस्तक्षेप एकदम पसंद नहीं था, सो उसने सामान लाने के लिए ना तो रचित से पैसे मांगे और ना ही काम्या से पूछा। काम्या का अधिकतर समय बिस्तर पर आराम करते हुए ही व्यतीत होता था, तो उसकी तरफ से भी कोई टोका टाकी नहीं थी। लेकिन ये स्थिति बहुत दिन तक नहीं रह पाई। 2 महीने में अरिहंत का जन्म हो गया और काम्या ने घर में थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू कर दिया था।
एक दिन काम्या नमक लेने किचन में गई तो उसे नमक अपनी जगह पर नहीं मिला। वैसे तो संध्या ने सभी मसालों के डब्बों पर नाम की पर्ची लगाकर उन्हें करीने से रखा था, लेकिन बहुत सी सामग्री की जगह बदल गई थी। छोटे छोटे डिब्बों की जगह बड़े बड़े कंटेनर्स आ गए थे। अपने किचन का बदला हुआ स्वरूप देखकर काम्या का पारा चढ़ गया। अम्मा, किचन को एकदम अपसेट कर दिया आपने। मैंने सारी चीजों को अपने हिसाब से लगाया था। आपसे किसने कहा कि इतना सामान भर दो कि जरूरत की चीजें भी आसानी से न मिले। दूसरा, आपको क्या जरूरत थी मेरे लगाए हुए सामान को इधर उधर करने की। संध्या को न तो काम्या के शब्द अच्छे लगे और ना ही लहजा, लेकिन कुछ बोलने से घर में कलह ना हो ये सोचकर वो चुप रह गई। धीरे धीरे काम्या नियमित रूप से संध्या के ऊपर आक्षेप लगाने लगी। आप खाने में इतना मसाला क्यों डालती हैं? या फिर आपके नहाने से तो पूरा पानी ही खत्म हो जाता है। संध्या को अब रचित के घर में घुटन महसूस होने लगी थी। काम्या के ताने उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगे थे। एक दिन जब वो तीनों खाने के लिए बैठे तो काम्या ने देखा कि संध्या के कमरे का पंखा चल रहा है। अम्मा, आपके कमरे से स्विच बोर्ड हटवा देते हैं। क्या फायदा उसका जब 24 घंटे लाइट और पंखा चलते ही रहना है। संध्या तुरंत भागकर अपने कमरे का पंखा बंद करके आई। माफ करना, भूल गई थी, संध्या हांफते हांफते बोली। अब इनका हांफना शुरू हो गया। भाग के जाने की क्या जरूरत थी? बीमार पड़ गई तो डॉक्टर का खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ेगा ना। संध्या को जितना बुरा काम्या का ताना नहीं लगा, उससे कहीं अधिक पीड़ा उसको रचित के चुप रहने से हुई। ठीक कह रही हो काम्या, तुम लोगों के ऊपर वैसे भी बहुत खर्चे हैं, उस पर मेरा बोझ और आ गया। मेरी पेंशन शुरू हो जाने तो अपने खर्चे मैं स्वयं उठा लूंगी। संध्या अपने साथ जो पैसे लाई थी वो उसने पहले ही खर्च कर दिए थे। अम्मा, काम्या का मतलब वो नहीं था। मुंबई में बिजली बहुत महंगी है और नहीं भी हो तो भी सभी को बिजली बचानी चाहिए। रचित ने मध्यस्थता करने की कोशिश की। वैसे तुम्हें नौकरी छोड़े 3 महीने हो गए, तुम्हारी पेंशन तो अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी। हाँ बेटा, मैं शिक्षा सचिव को फोन करने ही वाली थी, पर मेरे नंबर पर बैलेंस न होने के कारण नहीं कर पाई। ओहो अम्मा, रिचार्ज करवा लो ना, रचित ने बोला तो संध्या के चेहरे पर एक लाचारी झलक उठी, जिसे समझने में रचित को देर नहीं लगी। रुको, मैं ही रिचार्ज करवा देता हूँ। मानवीय रिश्ते जितने खूबसूरत दूर से दिखते हैं, नजदीक आने पर वो उतने ही कुरूप हो जाते हैं। रचित और काम्या के घर में अब संध्या का मन नहीं लग रहा था। काम्या अब कुछ देर के लिए दफ्तर जाने लगी थी, सो उतनी देर के लिए संध्या के ऊपर अरिहंत की भी जिम्मेदारी आ जाती थी। काम्या को ये मालूम था कि संध्या के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए उसके मन में संध्या के लिए जो भाव था वो कृतज्ञता का न होकर एहसान का था। सर, आपसे एक प्रार्थना करनी थी। फोन में बैलेंस आते ही संध्या ने शिक्षा सचिव को फोन लगाया। हाँ संध्या जी, आपकी पेंशन की फाइल कहीं अटकी हुई है, मैं जल्द ही कार्यवाही करवाता हूँ, तब भी 2-3 महीने का समय लग सकता है। शिक्षा सचिव ने संध्या के फोन करने के कारण का अंदाजा लगाया। नहीं सर, मैंने फोन पेंशन के लिए नहीं किया, मैं तो ये पूछ रही थी कि क्या यह संभव है कि मैं नौकरी फिर से ज्वाइन कर लूं। शिक्षा सचिव संध्या की बात सुनकर चौंक गए। नहीं संध्या जी, हमारी नियमावली तो इसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन हमारा विभाग आपकी कार्यकुशलता से भली भांति परिचित है, तो मैं आपके नाम का अनुमोदन जिला शिक्षा अधिकारी के पद के लिए कर देता हूं। प्रदेश के किसी न किसी जिले में वैकेंसी निकल ही आएगी। शिक्षा सचिव की बात सुनकर संध्या प्रसन्न हो गई। हालांकि उसे मालूम था कि वो रचित के घर से इतनी आसानी से निकल नहीं पाएगी, खास तौर से तब जब अरिहंत बहुत छोटा था। अगले दिन रचित को 2 दिन के दौरे पर बाहर जाना था। काम्या रात के खाने के बाद अपने कमरे में अरिहंत को फीड करा रही थी। रचित को अकेला देखकर संध्या ने रचित का मन जानने के आशय से कहा, रचित, मुझे जौनपुर की बहुत याद आती है, सोच रही हूं वापस चली जाऊं। मजाक है क्या अम्मा? सब छोड़ छाड़ कर इसलिए आई थी कि वापस जाना है? रचित थोड़ा झांक कर बोला। फिर अब तो तुम्हारी नौकरी भी नहीं है, पेंशन कब शुरू होगी मालूम नहीं,
तो जौनपुर में किसके खर्चे पर रहोगी? किसी से उधार लोगी क्या? नहीं बेटा, ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्चे भरकर कमा लूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ट्यूशन ही पढ़ाना है तो मुंबई क्या बुरा है। यहां जौनपुर की तिगुनी फीस ले सकती हो अम्मा। इसी अपार्टमेंट में तुम्हें बहुत से बच्चे मिल जाएंगे। बताना मुझे कब से शुरू करना है। रचित ने संध्या का दांव उसके ऊपर ही फेंक दिया। यहां से वापस जाने का विचार अपने मस्तिष्क से निकाल दो अम्मा। थोड़ा सा काम्या के साथ एडजस्ट कर लो, तुम्हारे मन की शांति के लिए अच्छा रहेगा। संध्या को अनायास ही रचित का वो वाक्य याद आ गया जो उसने एयरपोर्ट पर बोला था, तुमको अब दोबारा यात्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संध्या अब एक कैदी की तरह महसूस कर रही थी। इसी ऊहापोह में कब उसकी नींद लग गई पता ही नहीं चला। संध्या जी, मेरी मुख्य सचिव से बात हो गई है। संध्या नाश्ता बना रही थी तभी शिक्षा सचिव का फोन आया। आपको कल ही लखनऊ आना होगा उनसे मिलने। उसके तुरंत बाद ही आपकी प्रयागराज की जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति हो जाएगी। संध्या की दिल की धड़कन बढ़ गई। सर, कल ही? हाँ, कल ही। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं प्रमुख सचिव। अम्मा, काम्या की आवाज सुनकर संध्या ने फोन काट दिया। मुझे ऑफिस जाने में लेट हो गया है, मैं नहाने जा रही हूं। तब तक आप पास के एटीएम से 10,000 रुपए निकाल लाइए। अरिहंत को भी प्रेम में घुमा लाइए। काम्या ने अपना कार्ड संध्या को देते हुए कहा। संध्या अक्सर उसके कार्ड से पैसे निकाल कर लाती थी, सो उसे पिन नंबर पता ही था। संध्या जब लौट कर आई तो बहुत घबराई हुई थी। काम्या, काम्या, जल्दी आओ, बड़ी गड़बड़ हो गई है। काम्या हड़बड़ाकर तौलिया पहनकर ही बाहर आ गई। क्या हुआ? अरिहंत तो ठीक है ना? हाँ, अरिहंत बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या अम्मा? काम्या अरिहंत को गोद में उठाते हुए बोली। मैं रुपए निकालकर जैसे ही बाहर आई, एक बदमाश मेरा पर्स छीनकर भाग गया। कहकर संध्या रोने लगी। कितनी लापरवाही करती हैं अम्मा, ऐसे कैसे दिन दहाड़े कोई पर्स छीन लेगा? काम्या झल्ला गई थी। आपको शोर मचाना चाहिए था, उसके पीछे भागना चाहिए था। मैंने शोर मचाया था, पर वहां एकदम सन्नाटा था, और अरिहंत को छोड़कर मैं उसके पीछे भागती भी तो कैसे? हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, काम्या बोली। मैं ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले लेती हूँ। बिल्कुल, अभी चलो, संध्या ने उत्तर दिया। जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा। इनको पूरा वाकया बताइए। बैठे बिठाए नुकसान करा दिया इंस्पेक्टर साहब इनकी लापरवाही ने। ये तो गनीमत हुई कि आज मैंने 10,000 ही निकलवाए। पिछले हफ्ते तो आप 20,000 निकाल कर लाई थी, काम्या ने संध्या से कहा। पुलिस इंस्पेक्टर ना जाने क्यों संध्या को घूरे जा रहा था। उसकी नजर संध्या को असहज कर रही थी। आपका नाम? इंस्पेक्टर ने संध्या से पूछा। जी, संध्या अग्रवाल। संध्या जब तक अपना उपनाम बोलती, इंस्पेक्टर ने उसे पूरा कर दिया। और आप जौनपुर के सरकारी स्कूल की प्रधानाचार्य रह चुकी हैं। यह कहकर इंस्पेक्टर ने उठकर संध्या के चरण स्पर्श कर लिए। मैं देवराज शुक्ल हूं मैम। आपने न सिर्फ मुझे पढ़ाया है, बल्कि जिस साल मेरे पिता का देहांत हुआ था उस साल मेरी फीस भी भरी है। मैं इतनी देर से आपको पहचानने की कोशिश कर रहा था। संध्या मुस्कुरा दी। उसे अब समझ में आया कि यह इंस्पेक्टर उसे घूर क्यों रहा था। घबराहट के उस क्षण में संध्या को देवराज के मिलने से बहुत हौसला मिल गया था। हमारे अपार्टमेंट से निकलकर लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो एटीएम है, वहां से मैंने 2-2 हजार के 5 नोट निकाले। पैसे निकालकर जरा ही दूर चली थी कि एक आदमी पीछे से दौड़ता हुआ आया और मेरे हाथ से पर्स छीनकर भाग गया। संध्या ने पूरी हिम्मत के साथ पूरी घटना का वर्णन कर दिया। क्या आप उसकी शक्ल देख पाई थी? इंस्पेक्टर देवराज ने पूछा। नहीं, वो पीछे से आया था, संध्या ने जवाब दिया। आजकल ऐसे बहुत से बदमाश इस इलाके में सक्रिय हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बदमाश पकड़ा जाए, इंस्पेक्टर ने संध्या को ढाढ़स बंधाते हुए कहा। मुंबई पुलिस ने आज तक किसी को पकड़ा है जो आप पकड़ लेंगे? काम्या ने इस बार पुलिस वालों पर ताना मारा। हमारी मेहनत की कमाई के 10,000 डुबो दिए इन्होंने।
संध्या बहुत देर से काम्या के ताने सुन रही थी। काम्या, ये 10,000 मुझ पर उधार रहे, अपनी पहली पेंशन से ही चुका दूंगी। ये कहकर संध्या उठ खड़ी हुई और चल दी। इंस्पेक्टर देवराज से भी अपनी प्रिंसिपल की उसकी बहू द्वारा बेइज्जती देखी नहीं जा रही थी, पर उसे मालूम था कि पुलिस वालों को घरेलू झगड़ों में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है। संध्या घर में आकर चुपचाप ही रही। उसकी न तो काम्या से बात करने की इच्छा थी, न ही कोई काम करने की। रात में लगभग 10 बजे किसी ने घंटी बजाई। काम्या तब अरिहंत के साथ अपने कमरे में ही थी। संध्या ने दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर देवराज थे, साथ में 2 कांस्टेबल जिन्होंने एक बदमाश को पकड़ा हुआ था। शोर सुनकर काम्या भी बाहर आ गई। क्या हुआ इंस्पेक्टर? इतने सारे लोगों को देखकर वो चौंक गई। कुछ नहीं मैम, इस बार मुंबई पुलिस ने आपको गलत साबित कर दिया। इस बदमाश ने ही मैम का पर्स छीना। पर्स तो इसने कहीं फेंक दिया, पर पैसे हमने बरामद कर लिए। यह कहकर इंस्पेक्टर देवराज ने संध्या को 2-2 हजार के 5 नोट लौटा दिए। संध्या ने तुरंत वो पैसे काम्या को सौंप दिए। काम्या और संध्या दोनों ही इस घटना से हतप्रभ थे। इंस्पेक्टर देवराज ने एक बार फिर संध्या के पैर छुए और अपना कार्ड देते हुए बोला, भगवान न करे आपको कभी मेरी जरूरत पड़े, फिर भी कभी संकोच मत करिएगा मैम। संध्या ने अपने कमरे में पहुंचते ही इंस्पेक्टर देवराज को मैसेज लिखा, आज तुमने अपनी गुरु दक्षिणा चुका दी। मुझे मालूम है कि जो 10,000 रुपए तुमने मुझे लौटाए वो तुमने अपने पास से दिए हैं, लेकिन जो भी हो, तुमने मेरी बहू के सामने मेरा आत्मसम्मान लौटा दिया। संध्या का संदेश पढ़कर इंस्पेक्टर देवराज को आश्चर्य हुआ कि यह बात संध्या को कैसे पता चल गई कि उसने सही में संध्या के नुकसान की भरपाई अपने पास से की थी। अबे टीचर है तेरी, तुझको अच्छे से जानती है। देवराज ने खुद को समझाया और सो गया। अगले दिन तड़के ही काम्या और अरिहंत को सोता छोड़कर संध्या एयरपोर्ट आ गई। उसने अपने बैग की अंदर वाली पॉकेट से 2-2 हजार के 5 नोट निकाले और काउंटर पर बोला, लखनऊ की 7 बजे वाली फ्लाइट का एक टिकट। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।